एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था माइक्रो का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, अगर आप ये चैप्टर टीआरजन बी के ओरी से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी लास्ट ईयर सेशन 24-25 की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। पिछले साल मैंने टीआरजन से काफी डिटेल में माइक्रो और स्टैट्स के हर चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट्स अपलोड करे थे। सिलेबस हमारा एग्जैक्टली सेम है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। वहीं अगर आप संदीप गर्ग से पढ़ना चाहते हो देन दिस ईयर प्लेलिस्ट इज फॉर यू। इस साल भी मैं आपको काफी डिटेल में माइक्रो और स्टैट्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी वन शॉट के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो देखो, चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये जो चैप्टर है ना, ये समझ लो ये अपने आप में ही दो चैप्टर्स का मिक्स है, क्योंकि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के दो अप्रोच है। एक अप्रोच है कार्डिनल एनालिसिस, दूसरा है हमारे पास में ऑर्डिनल एनालिसिस। जो कार्डिनल एनालिसिस है उसके अंदर हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर हम इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी विद रेफरेंस टू कार्डिनल एनालिसिस। एक डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम कंप्लीट कर लेंगे कार्डिनल एनालिसिस के हिसाब से। ऑर्डिनल वाले के लिए कल आपके पास में एक वीडियो और आएगी, उसमें ऑर्डिनल पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक डिटेल्ड वन शॉट में। ठीक है भैया, चैप्टर शुरू कर दें। तो चैप्टर की शुरुआत होती है भैया, व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, ग्राहक कौन होता है? देखो, आप, मैं, हम सब लोग कौन है? कंज्यूमर्स हैं। हम मार्केट में जाते हैं, कोई ना कोई चीज परचेज करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं, क्योंकि उस चीज को यूज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें एक संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। हम कौन है? कंज्यूमर्स हैं। भैया पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे, हम कंज्यूमर हैं, क्योंकि वो पिज्जा हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, हमें एक सेटिस्फैक्शन देगा। अभी गर्मियां चल रही हैं तो हम कूलर परचेज करते हैं, एसी परचेज करते हैं, रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेलास परचेज करते हैं, क्योंकि इन चीजों से हमें क्या मिलता है? एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सारी चीजें हमें एक संतुष्टि देती है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देती हैं। सो कंज्यूमर कौन होता है? A consumer is one who buys goods and services for the direct satisfaction of his her wants. कंज्यूमर मतलब वो एक इंसान, वो एक इंस्टीट्यूशन, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसी ना किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, उस चीज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन चीजों को परचेज करके उन्हें क्या मिल रहा है? एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक संतुष्टि मिल रही है। और ये जो चीजों से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना बच्चा, उसी सेटिस्फैक्शन को बोला जाता है यूटिलिटी। क्या कहते हैं इको में? इस सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि को बोला जाता है यूटिलिटी। अब देखो, जो एक कंज्यूमर होता है उसको डिसाइड करना होता है कि यार वो अपनी जो लिमिटेड इनकम है उन्हें कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करे। मतलब उसकी जो लिमिटेड इनकम है, उस इनकम को वो कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करे। घर में मम्मी पापा डिसाइड करते हैं ना कि यार लिमिटेड इनकम है, 80,000 मंथली इनकम है, अब थोड़ा बहुत बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना है, हेल्थ केयर का भी खर्चा हो जाता है, घर का ग्रोसरी का सामान लाना है, फ्रूट्स लाने हैं, वेजिटेबल्स है, आटा, चाय, चीनी, घी, बहुत सारी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट पे कुछ खर्च करना होता है, कुछ LIC वगैरह करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो अपनी इनकम को कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये तो समझ में आ गया अच्छे से कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है और उससे इन चीजों को परचेज करके क्या मिलता है? एक सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। ठीक है मैम। अब बेटा, ये जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, इसे पढ़ने के हमारे पास में दो अप्रोच हैं। तो जो पहला अप्रोच है वो किसने दिया? पहला अप्रोच दिया प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने जो अप्रोच दिया, इसे बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसीलिए इसे मार्शलियन व्यू भी बोल देते हैं इनके नाम पर। जो दूसरा अप्रोच है वो दिया प्रोफेसर JR हिक्स जी ने। इनका पूरा नाम है जॉन रिचर्ड हिक्स। इनके अप्रोच को बोला जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।
इसे हिक्सियन व्यू भी बोला जाता है। अब देखो एल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोलते हैं, ये हमें आज की क्लास में पढ़ना है, कार्डिनल वाला पूरा का पूरा। एल्फ्रेड मार्शल जी क्या कहते हैं भैया, किसी चीज से जो यूटिलिटी मिल रही है, किसी भी चीज के कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन, जो यूटिलिटी मिलती है, उसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर्स मतलब हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि मम्मा का बेटा थका हारा दिन की धूप के अंदर घर पहुंचता है स्कूल से घर पहुंचा और मम्मा लेकर आती है पहला पराठा अपने लाल के लिए। ठीक है भैया, अब पहला पराठा खाकर मम्मा का लाल बोलता है मम्मा मजा आ गया, मम्मा मजा आ गया, मुझे तो 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब पहला पराठा मम्मा लेकर आई अपने थके हुए चांद सूरज से बच्चे के लिए, और बच्चा खा के बोल रहा है मम्मा मजा आ गया, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब बच्चा बोलेगा मैम यूटिल्स क्या होता है? देखो डिस्टेंस को हम मीटर्स किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम्स ग्राम्स में करते हैं, लिक्विड को लीटर्स ml वगैरह में कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मतलब ये जो यूटिलिटी मिल रही है किसी चीज से, इस यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? तो उसके लिए एक इमेजिनरी, एक साइकोलॉजिकल यूनिट है जिसे बोला जाता है यूटिल्स। क्या बोला जाता है बच्चा? यूटिल्स बोला जाता है। सो एल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि भैया ये जो चीजों से हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है ना, उसे इस तरह से नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि पहला पराठा मम्मा लाई, बच्चा कह रहा है मम्मा 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मजा आ गया। दूसरा पराठा मम्मा लेकर आती है, बच्चा बोलता है मम्मा 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मजा आ गया, क्या ही कहना। मम्मा बोलती है ले बेटा तीसरा और खा ले। बच्चा कह रहा है मम्मा 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, मजा आ गया। सो दिस इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि यूटिलिटी को हम यहाँ पर नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल, 4 यूटिल। लेकिन भैया जे.आर. हिक्स क्या कहते हैं, उनका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है कि यार यूटिलिटी को कोई नंबर्स में मेजर करते हैं क्या? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि मम्मी का लाल जो है वो पराठा खा रहा है और पराठा खा के बोल रहा है 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? ऐसे बोलेगा, मम्मी बोलेगी बावड़ा हो गया, ये स्कूल फालतू ही जा रहा है, बावड़ा हो गया। मतलब जे.आर. हिक्स कहते हैं भैया यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ये तो बात प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये कहते हैं यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं, एज हाई और लो। कैसे दे सकते हैं रैंक? बच्चा थका आ रहा आया, मम्मी पूछ रही है बेटा से, गर्मी का मौसम है, एकदम 3 बजे स्कूल से घर पर आया है, मम्मी पूछ रही है बेटा चाय पिएगा या फिर तेरे लिए नींबू पानी बना दूं? चाय पिएगा या फिर तेरे लिए नींबू पानी बना दो? बच्चा बोलेगा मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, आप तो नींबू पानी बना दो। मतलब यहां पर उसने रैंक दी, उसने नींबू पानी को चूज करा है ओवर चाय। चाय उसने चूज नहीं करी, उसने नींबू पानी चूज करा है। मतलब जे.आर. हिक्स कहते हैं कि भैया यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते, यूटिलिटी को तो रैंकिंग देते हैं कि चाय लेगा या नींबू पानी लेगा। नींबू पानी लूंगा, इसको फर्स्ट रैंक दे रहा हूँ, इसको सेकंड रैंक दे रहा हूँ। ऐसा तो प्रैक्टिकली होता है कि मम्मी किसी दिन पूछती है ना आलू के पराठे खाओगे या फिर डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तुम भागे भागे बोलोगे मम्मी डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, आपने रैंकिंग दे दी। सो प्रैक्टिकल लाइफ में जे.आर. हिक्स कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच उनका कहता है कि यूटिलिटी को रैंक दी जाती है। यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। इस तरह से नहीं होता 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। रैंकिंग दी जाती है कि आई एम प्रेफरिंग नींबू पानी ओवर टी। समझ में आ गई मेरी बात? सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमें आज पढ़ना है, ऑर्डिनल वाला हम कल पढ़ेंगे। ठीक है मैम, समझ में आया। सो बालकों, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से यूटिलिटी क्या होती है? भैया किसी भी कमोडिटी में इतनी ताकत है कि वो कमोडिटी हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, हमें एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन दे सकती है, हमारी आत्मा को एकदम तृप्त कर सकती है, दिल गार्डन गार्डन कर सकती है। उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं कि भैया आप थके हारे जब दिन की 3 बजे की धूप में घर आ रहे हो, तो उस पानी की बोतल में इतनी ताकत है कि वो पानी की बोतल आपकी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। समझ पा रहे हो? फिर आप एसी ऑन करोगे, उस एसी में इतनी ताकत है कि वो एसी तुम्हारी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। सो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उस कमोडिटी मतलब उस चीज में इतनी ताकत है कि वो चीज तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, तुम्हारी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सकती है। बर्गर में ताकत है कि वो तुम्हारी क्रेविंग सेटिस्फाई कर सकता है, डेयरी मिल्क में ताकत है कि वो तुम्हारी क्रेविंग सेटिस्फाई कर सकती है।
सो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी वांट सेटिस्फाई कर सकती है, तो उस चीज से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है मैम, समझ में आया। अब ये जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वरी करती है, बिल्कुल करती है। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है यार, पर्सन टू पर्सन वरी करती है। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे मतलब मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम प्रियांशी और एक का नाम राहुल, नाम तो सुना ही होगा। तो देखो, प्रियांशी को इटालियन पसंद है भैया, इसे तो पिज्जा बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो जाहिर सी बात है प्रियांशी को पिज्जा से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। राहुल को चाइनीज पसंद है, इसे पिज्जा से यूटिलिटी कम मिलेगी। तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वरी करती है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। प्लेस टू प्लेस भी वरी करती है भैया। एक तो तुम चेन्नई ले लो जहां पर बहुत गर्मी होती है, एक तुम शिमला ले लो, मनाली ले लो, लद्दाख वगैरह ले लो। मुझे बताओ वुलन क्लॉथ से कहां पर यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी? शिमला, मनाली, लद्दाख, वहां पर ज्यादा मिलेगी। सो प्लेस टू प्लेस भी यूटिलिटी वरी कर रही है। टाइम टू टाइम भी होता है, रेनी सीजन में तुम्हें अम्ब्रेला ज्यादा यूटिलिटी देगा, और गर्मियों के अंदर तुम्हें कूलर एसी ज्यादा यूटिलिटी देगा, सर्दियों में तुम्हें हीटर ज्यादा यूटिलिटी देगा। तो टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी वरी करती है। और तो और द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी और द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट, द ग्रेटर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। किसी चीज को पाने की तुम्हारी जितनी ज्यादा इच्छा है, किसी चीज को तुम जितना शिद्दत से पाना चाहते हो, वो चीज जब मिल जाती है तो उससे उतनी ही यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। भैया अगर सर दर्द हो रहा है, भयंकर सर दर्द, तो डोलो लोगे तो डोलो से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मतलब अगर आपको किसी चीज की नीड बहुत ज्यादा है, डिजायर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उस चीज से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। जब सर में दर्द हो रहा है तभी तो डोलो से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, किसी नॉर्मल डे थोड़ी ना मिलेगी। नॉर्मल डे थोड़ी ना दवाई लेते हो। जब बुखार हो रहा है तभी तो पैरासीटामोल से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। जब प्यास लग रही है तब पानी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, या फिर आराम से एसी के अंदर बैठे हो, मम्मी बोल रही है पानी पी ले, तब पानी से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी? नहीं, जब प्यास लग रही है, थके हारे दिन की धूप में घर पर आए हो, तब पानी से ज्यादा यूटिलिटी तुम्हें मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बातें? बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने। अब बात करते हैं भैया, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, अभी अभी मैंने बताया। अलग अलग लोगों को किसी भी चीज से अलग अलग यूटिलिटी मिलती है। प्रियांशी को इटालियन पसंद है तो उसे पिज्जा से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। राहुल को चाइनीज पसंद है तो उसे मोमोज से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और यूटिलिटी इज ऑलवेज नॉट रिलेटेड टू यूजफुलनेस। ये मत सोच लेना कि अगर किसी चीज से तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है ज्यादा तो वो चीज तुम्हारे लिए यूजफुल है, वो चीज तुम्हारे बहुत काम की है। भैया एक ड्रंकर्ड आदमी जो होता है उसे लिकर से बहुत यूटिलिटी मिलती है, बहुत यूटिलिटी मिलती है। क्या लिकर उसके लिए यूजफुल है? उल्टा उसके लिए हार्मफुल है। तो ये नहीं है कि किसी चीज से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो चीज यूजफुल है, वो चीज नुकसान नहीं करेगी, वो चीज हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक बात है, समझ में आ गया। आगे देखो यूटिल्स क्या है, अभी अभी मैंने बताया। डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किलोमीटर मीटर में, पानी को मेजर कर रहे हैं लीटर्स मिलीलीटर्स में, वेट को मेजर कर रहे हैं तेरा कितना वेट है तो केजीज में, ग्राम्स वगैरह जो भी है। उसी तरह से जो चीजों से यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसे कैसे मेजर करें? इसके आगे क्या लगाएं? ऐसे तो नहीं बोल सकते मम्मा पराठा खा के 20 किलोग्राम्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी, एक साइकोलॉजिकल यूनिट बना ली, जिससे हम क्या करते हैं, यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। कि मम्मा अपने लाल के लिए पराठा बनाकर लेकर आई तो लाल बोल रहा है पहला पराठा खा के मम्मा मजा आ गया, 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो ये यूटिल्स क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी की यूनिट है। मम्मा लेकर आई अपने लाल के लिए दूसरा पराठा, ले मेरे लल्ला, तो आप बोलोगे मम्मा 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। समझ में आ गई मेरी बात? सो ये यूटिल्स क्या है? एक यूनिट है, इमेजिनरी साइकोलॉजिकल यूनिट है यूटिलिटी की। अब आता है मेन मुद्दा, अब आती हैं प्रैक्टिकल बातें कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। पहली बात तो टोटल यूटिलिटी को हम प्यार से बोलेंगे TU, मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्यार से बोलेंगे MU। अब तुम आराम से समझो, देखो इधर मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ, यूनिट्स लिख रही हूँ, 1 पराठा, 2 पराठा, 3 पराठा, 4 पराठा, 5 पराठा, 6 पराठा। समझ में आया? तो यहां पर मैं क्वांटिटी लिख रही हूँ, यूनिट्स लिख रही हूँ, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। थका हारा बच्चा आया है कड़कड़ाती धूप के अंदर घर पर, भूख भी लग रही है बहुत तेज। मम्मा लेकर आई पहला पराठा, ठीक है, मम्मा ले आई फर्स्ट पराठा। फर्स्ट पराठा खा के बुन्ने को सेटिस्फैक्शन मिलता है
कितने का? 20 यूटिल्स का। पहला पराठा खाया और मुन्ना बोल रहा है मम्मा 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मजा आ गया। ठीक है भैया, मम्मा प्यार से दूसरा पराठा लेकर आई। मम्मी बेचारी गर्मी के अंदर बना रही है पराठे, खुद पसीना आ रहा है, बनाई जा रही है लल्ला के लिए। तो भैया दूसरा पराठा खाया, दूसरा पराठा खाकर सेटिस्फैक्शन मिलता है 20 यूटिल्स का। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी तुम्हें, देखो पहला पराठा खाया तुम्हें 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, क्या दूसरे पराठे से भी तुम्हें सेम 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, धीरे धीरे भूख शांत होने लगती है तो सेटिस्फैक्शन भी कम होने लग जाता है। तुम आए हो थके आ रहे, एक पराठा खाया सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, थोड़ा सा पेट भर गया, दूसरे पराठे से सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे से और कम मिलेगा, चौथे में हो सकता है तुम्हारा पेट ही भर जाए, कोई सेटिस्फैक्शन ही ना मिले, फिर भी मम्मी जबरदस्ती खिलाएगी तो पेट में दर्द भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं ना बेटा, तो चीजों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी कम होती जाती है। तुम्हें प्यास लग रही है, यू आर थर्स्टी, मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ। अब पहला पानी पी के तुमने बोला मैम मजा आ गया, 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मैं सेकंड ग्लास लेकर आई, तुम बोलोगे बस बस मैम हो गया, फिर भी मैं तुम्हें पिला रही हूँ तो तुम बोलोगे मैम 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब तुम्हारी एकदम प्यास बुझ चुकी है ना, जो भी थर्स्ट थी वो सेटिस्फाई हो गई। मैं थर्ड ग्लास लेकर आई, तुम बोलोगे मैम कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, 0 सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं अगर फिर भी तुम्हें एक और पिला दूंगी एक्स्ट्रा तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात कि भैया पिज्जा खाने का मन है तो ऐसे थोड़ी ना खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है कम होता जाता है, भूख शांत होती जाती है। सो वही दूसरा खाया, लल्ला को सेटिस्फैक्शन मिला 16 यूटिल्स का। तीसरा पराठा लेकर आई मम्मी और प्यार से इस तरह से पसीना पोंछती हुई, और लल्ला को मिलता है सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का। ठीक है भैया, फोर्थ लेकर आई। अब बेटा ऐसा हो गया यार मम्मी पेट तो भर गया यार, अब नहीं भाएगा यार, मम्मी पेट भर गया, मम्मी कहती खाले 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 खाले। ठीक है, सेटिस्फैक्शन और कम हो गया 4 यूटिल्स का। मम्मी फिफ्थ लेकर आ गई, मतलब ऐसा होता है क्या मम्मी फिफ्थ लेकर आ गई। बेटा कह रहा है मम्मा मेरे को इससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, मतलब मन में आप सोच रहे हो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा यार, मेरा पेट भर चुका है, तो आपका सेटिस्फैक्शन हो गया एकदम 0। फिर भी मम्मा जबरदस्ती अगर मान लो 6th पराठा खिला दे तो हो सकता है तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए, या फिर होता ना ज्यादा खाना खा लेते तो नींद भी ज्यादा आती है, ट्यूशन वगैरह तुम मिस कर दोगे, तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया नेगेटिव 6 यूटिल्स। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि इंडिविजुअली हर पराठे से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी, कि इंडिविजुअली हर पराठा आपको कितनी यूटिलिटी दे रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है मैम। अब एक होती है टोटल यूटिलिटी, कि भैया सम तो करते जाओ कि एक पराठा से टोटल इतना सेटिस्फैक्शन मिला, 2 से टोटल कितना मिला था, 3 से टोटल कितना मिला, तो एक पराठा खाया था उससे सेटिस्फैक्शन 20 यूटिल्स का मिला था, तो एक पराठे की तो टोटल यूटिलिटी 20 यूटिल्स ही है। मैंने बोला 2 पराठों की टोटल यूटिलिटी बताओ, ये तो तुमने अलग अलग बताई थी मार्जिनल, तो दोनों पराठों की कंबाइंड टोटल यूटिलिटी बताओ। तो फर्स्ट से मिली 20, उसमें सेकंड वाले की 16 प्लस कर दो, सेकंड वाले से 16 मिली थी ना, तो टोटल हो गया 36 यूटिल्स। मैंने बोला 3 पराठों की टोटल यूटिलिटी बताओ, तो भैया 2 की कितनी है, 36 है, 2 की कैसे निकाली, 20 + 16 36, तो अभी तक 36 है, थर्ड वाले की भी प्लस कर दो, तो भैया 3 पराठों से टोटल मिल रहा है 46 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। 4 से कितना मिल रहा है, फोर्थ वाले से 4 मिली थी, प्लस कर दो तो ये हो गया 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। अच्छा 5 पराठों की यूटिलिटी बताओ, तो भैया फिफ्थ वाले से 0 ही मिली थी, तो ये भी 0 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ये हमारे पास में 50 ही आएगा। 6 पराठों की बताओ, तो बेटा 6th वाला जब खाया था तो नेगेटिव हो गया था, तो 50 में प्लस करो माइनस का 6, तो वो आएगा 44 यूटिल्स। समझ में आई मेरी बात, मैं कैसे निकाल रही हूं, मतलब जिगजैग करके मैं सिर्फ क्या कर रही हूं, प्लस कर रही हूं। समझ में आ गया होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो बता रहा है ईच इंडिविजुअल पराठे की यूटिलिटी, कि फर्स्ट वाले की 20, सेकंड वाले की 16, थर्ड वाले की 10। टोटल यूटिलिटी बता रहा है कि भैया 3 पराठों की टोटल बता दो, तो तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दिया, 20 और 16 36, 36 और 10 46 आ गया। मैंने बोला 5 पराठों की टोटल बता दो, तो 20 16 36 10 46 50 0 50 आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। सो भाई टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, 4 पराठे कंज्यूम कर रहे हो, 3 पराठास आप कंज्यूम कर रहे हो,
उससे टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है, टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मैंने बोला 4 पराठों की मुझे टोटल यूटिलिटी बताओ, तो 4 पराठों की टोटल यूटिलिटी क्या है, 50 यूटिल्स। आप इसे एक तरह से और निकाल सकते हो। मैंने बोला 4 पराठों की टोटल यूटिलिटी बताओ, मैंने बोला टोटल यूटिलिटी बताओ 4 पराठों की, नीचे 4 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर दो। ये जो साइन होता है ये सम का होता है, मैथ्स में पढ़ा है। तो 4 पराठों की टोटल यूटिलिटी मतलब 4 की मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दो, 20 16 36, देन 10 46 और 4 50। तो देखो टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई, 50 यूटिल्स। समझ में आ गया, इजी सा है। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बेटा, एडिशनल यूटिलिटी, हर इंडिविजुअल यूनिट की यूटिलिटी। मैंने कहा जब बच्चे ने, मम्मी के लाल ने 3 पराठे खाए थे, तब तक उसको टोटल यूटिलिटी मिली थी 46 यूटिल्स की। 4 पराठे खाता है तो टोटल यूटिलिटी है 50 यूटिल्स की। तो मुझे बताओ उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, जैसे उसने 4th पराठा खाया, 3 पराठों से टोटल यूटिलिटी मिली है 46। तुम्हारे लिए सोच के देखो, 4 पराठों से टोटल मिली है 50, तो माइनस कर दो आपकी यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 यूटिल्स ना। दिस 4 यूटिल्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4th पराठा। मतलब 4th पराठे की मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको निकालनी है ये 4, तो आपने क्या करा, 4th की टोटल यूटिलिटी में से जस्ट ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दी। समझ में आ गया मेरी बात। मैंने बोला कि 3rd वाले की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, हमें तो दिख रहा है 10 है, तो क्या करोगे, 3rd वाले की टोटल यूटिलिटी में से जस्ट ऊपर मतलब 2nd वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो। 46 में से 36 गया, कितना आ गया, 10। ठीक है भैया, क्लियर है, समझ में आ रही बात। It is the change in total utility due to consumption of one additional unit of a commodity। अगर आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। 2 पराठे खा रहे थे, टोटल यूटिलिटी 36 थी, 3 खा रहे हो, टोटल यूटिलिटी 46 है। तो एक एक्स्ट्रा पराठा जब आपने खाया, 3rd पराठा, आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 10 यूटिल्स का। दिस 10 यूटिल्स इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक बात हो गई। अब 3 फॉर्मूलाज हमारे पास में यहां पर है, ये 3 फॉर्मूलाज मैं आपको समझा देती हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी अगर आपको निकालनी है तो मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर दो। ठीक बात हो गई। मैंने बोला टोटल यूटिलिटी निकालनी है 5 पराठों की, सो टोटल यूटिलिटी 5, नीचे छोटा सा 5 लिख दो। तो आपको MU करना है, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा, MU का सम कर दो, मतलब 5th तक के मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर दो। 20 16 36, 10 46, 4 50, 0 प्लस करेंगे 50, कितना आ गया, 50। तो एक फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कर दो, सम कर दो। सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी n कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी ब्रैकेट में n-1। मैम जरा इसका प्लीज मतलब समझाओ, ये बहुत आसान है, बस फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है तुम्हें। n मतलब जिसकी भी आपको निकालनी है। मैंने बोला मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 4th वाले की, तो n की जगह पे 4th लिख दिया। टोटल यूटिलिटी चाहिए n की जगह पे 4th माइनस टोटल यूटिलिटी n-1 क्या हो गया, 4-1, यही हुआ ना। मतलब n मतलब जिसकी निकालनी है, 4th वाले की निकालनी है, सिर्फ मैंने n की जगह पर 4 लिखा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 4th की, तो क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी 4th की में से माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी n-1, अपने आप क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगर आप गौर से देखोगे इसका मतलब क्या हुआ कि 4th वाले की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, हमें पता है 4 आ रही है, तो कैसे निकालोगे, 4th वाले की टोटल यूटिलिटी 50, उसमें से माइनस कर दो 3rd वाले की टोटल यूटिलिटी। यही बात तो अभी मैं आपको पीछे बता रही थी कि जिसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है उसकी टोटल यूटिलिटी में से जस्ट ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो। n-1 का मतलब ही क्या है कि 4th की निकालनी है, 4 में से 1 गया मतलब 3rd वाले की माइनस कर दो। 5th की निकालनी है तो 5-1 मतलब 4th वाला हटा दो। समझ में आया मेरी बात। तो मार्जिनल यूटिलिटी 4th की निकालनी है, टोटल यूटिलिटी 4th की कितनी है, 50 है, उसमें से 4-1, जाहिर सी बात है ऊपर वाला आएगा, 3rd वाले की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 46, तो कितना आ गया, 4। आप देख लो 4th वाले की मार्जिनल यूटिलिटी है 4 यूटिल्स। समझ में आया। तो 2 फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी का ही, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मैम एक बार ये समझाओ,
बेटा ये जो ट्राइंगल साइन होता है इसे डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब है चेंज, और क्यूएक्स का मतलब है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। हम लोगों ने तो यहाँ पे पराठा ले रखा है, एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, कोई भी कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी कमोडिटी। अब मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी निकालो थर्ड वाले की, तो आपको निकालना है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। चेंज कैसे निकालते हैं? थर्ड वाले की टोटल यूटिलिटी में से जस्ट ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो। चेंज ऐसे ही निकलता है, जिसका भी निकालना है, थर्ड का निकालना है, थर्ड के टीयू में से जस्ट ऊपर वाला टीयू माइनस कर दो, कितना आएगा? 46 में से 36 गया, 10 आएगा। अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो थर्ड में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? चेंज, 1 यूनिट ही आ रहा है, कितना आ गया? 10 यूटिल्स। आप देख लो 10 यूटिल्स आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? सो टीयू निकालना है, एमयू का सम कर दो, एमयू निकालना है टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। तो इसका मतलब है जिस लेवल का एमयू निकालना है मार्जिनल, उस लेवल की टोटल यूटिलिटी में से जस्ट ऊपर वाले की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो। एक मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जिसका निकालना है उसके टीयू में से जस्ट ऊपर वाला टीयू माइनस कर दो, चेंज इन टीयू आ जाएगा, अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जिसका निकालना है जस्ट ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, यहां पर 1 आ गया, ये है 10 यूटिल्स। चमकता है अच्छे से। सो यही है आपके तीनों फॉर्मूलाज जो अभी मैंने एक्सप्लेन करे। ठीक है मैम, समझ में आ गया। मैम जरा कर्व पर प्रेजेंट करना सिखाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कर्व पर कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इधर भी एक्स एक्सिस है, लेटी वाली हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और इधर भी ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये थोड़ी सी नीचे भी जा रही है तो नीचे वाई डैश कर दो। अब देखो ऊपर वाले में तो मैं टोटल यूटिलिटी दिखाऊंगी, नीचे वाले पर मैं मार्जिनल यूटिलिटी दिखाऊंगी। तो ऊपर वाले पर टोटल यूटिलिटी दिखा रही हूं मैं, तो वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे हमारी टोटल यूटिलिटी। ठीक है भैया, और नीचे वाले पर हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूं कि भैया ऊपर वाले पर जो मैंने ग्राफ है उस पर टोटल यूटिलिटी दिखाऊंगी, नीचे वाले पर मार्जिनल यूटिलिटी दिखाऊंगी। तो बेटा मैंने जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पर उस पर टीयू और एमयू शो कर दिया, हॉरिजॉन्टल हम हमारी क्वांटिटी दिखाएंगे। क्वांटिटी कितनी है? 6 तक जा रही है, तो ये दोनों की एक साथ दिखाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6। नीचे भी सेम इसी तरह से 1, बिल्कुल सेम 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग लिख नहीं सकते यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि हमें तो पता है ना हमारी गुड क्या है। तो क्वांटिटी ऑफ पराठा नहीं पता था तो लिखते क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर भी क्या आ गया? क्वांटिटी ऑफ पराठा, मतलब जो भी चीज है उसकी क्वांटिटी आ गई है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ऊपर वाले पे टीयू, नीचे वाले पर एमयू। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को गौर से देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 6 तक की गई है, और मैक्सिमम 20 तक की गई है और -6 है। तो 20 तक की गई है, 4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 है ना, 8 आराम से आ जाएगा, 12 16 और 20। अब बेटा मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव भी हुई थी, हम लोगों ने देखा था -6 भी गई थी ना, तो उसके लिए हम नीचे की तरफ नेगेटिव दिखाते हैं। जैसे ऊपर 4 है तो यहाँ पर -4 आ गया, ऊपर 8 है यहाँ पर -8 आ गया। समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है, टोटल यूटिलिटी की बात करें, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 50 तक गई है, तो इसमें तो हमें 10 का गैप लेना पड़ेगा, 10 20 30 40 50। ठीक बात हो गई? ठीक है मैम, समझ में आ गया। अब हम प्लॉटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी में प्लॉट करूंगी, तो देखते जाओ, जब 1 है तो 20 है। अब याद कर लो, या फिर एक बार एक काम करो, साइड में लिख दो। तो 20 16 10 4 है ना, अपन प्लॉट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्लॉट करनी है, तो फर्स्ट पर कितनी है मार्जिनल यूटिलिटी? अभी देखा था 20, तो फर्स्ट यूनिट पर कितनी है? 20। ठीक है, ऊपर वाले कर्व का भी कोई काम नहीं है। सेकंड पराठा खाया तो कितना मिला था? 16 यूटिल्स का, याद है इतना? तो थर्ड पराठा खाया तो कितना मिला था? 10 यूटिल्स का। 10 कहाँ आएगा? 8 और 12 के बीच में आएगा, ये 8 और 12 के बीच में आ गया। फिर फोर्थ पराठा खाया तो मुन्ना का पेट भरने लग गया था ना, कितनी यूटिलिटी मिली थी? 4 की, और फिफ्थ पे 0 मिली थी, और सिक्स्थ वाले पर कितनी मिली थी? सिक्स्थ पराठा पे मिली थी -6। तो देखो -6 नीचे आएगा, है ना, नेगेटिव नीचे आएगा।
ये माइनस का 4 इधर कुछ होगा, -4 और -8 के बीच में कहीं यहाँ पर -6 होगा, तो वो यहाँ आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक बात हो रही है, चीजें समझ में आ रही है, चमक रहा है? तो अब इनको प्लॉट कर दो। ये आपने प्लॉट कर दिया, तो ये जो हमारा आ रहा है दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। गुड का नाम नहीं होता तो नीचे पे छोटा सा x लिख देती, लेकिन हमें पता है ये मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी, पराठा की। ठीक बात हो गई, समझ में आ गया। अब टोटल यूटिलिटी प्लॉट करेंगे हम। तो देखो टोटल यूटिलिटी, ये देख तो 20, 36, 46, 20, 36, 46, पहले पे कितनी है 20 है, देख लो 36, तो बेटा 35 कुछ यहाँ होगा, तो 36 हल्का सा ऊपर आएगा, ठीक है। फिर है 46, 45 कुछ यहाँ होगा, तो ये हल्का सा ऊपर। फिर कितना है 50, 50, 44, 50, 50, 44, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50। फिर अगेन कितना है 50, और फिर 44 हल्का सा 45 से नीचे ही आएगा। ठीक है मैम, समझ में आ गया। इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपने इसको भी ज्वाइन करना। टीयू को आप 0 से कनेक्ट कर देना, एमयू 0 से कनेक्ट नहीं होता। कभी भी मार्जिनल जो होता है वो 0 लेवल पर हम नहीं निकाल सकते, वो अनडिफाइंड होता है। टोटल को आप 0 से कनेक्ट कर देना, ठीक है। वो बच रहा था उसको 0 से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये है आपकी टोटल यूटिलिटी, समझ में आ गया अच्छे से। अब जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। वो हमें टेबल से भी दिख रहा था कि वो डिक्रीज हो रही है। 2016 tan 6 tan 40 माइनस का 6, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, 0 हुई, फिर वो नेगेटिव भी हो गई। ठीक बात हो गई। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है ना बेटा, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसका एक नाम और है पॉइंट ऑफ सटाइटी। अब ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या कह रहा है कि बेटा रुक जा, इस लेवल पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, अगर इससे हम आगे बढ़े ना तो फिर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब MU 0 है, वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी है कि वो पॉइंट है कि बच्चा रुक जा, बालक रुक जा, अगर इससे ज्यादा पराठा खाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो नेगेटिव होगी, 0 से नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप गौर से देखते हो, अगर आप गौर से देखते हो, और मैं इसको इससे ज्वाइन करके इनके बीच में रिलेशन बताती हूँ, तो ध्यान से देखो, जब MU 0 है तब TU जो है वो मैक्सिमम है। TU क्या है, मैक्सिमम है। आप देख लो कि भैया TU इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अभी ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। आप टेबल में भी देख सकते हो, जब ये 0 है तब TU अपना मैक्सिमम पॉइंट पर है, 50 पर है। जैसे ही हम और कंजम्पशन करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नेगेटिव होगा, TU आपका डिक्रीज होने लग जाएगा, कर्व नीचे आ रहा है। इको में कर्व ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो अपनी पीक पर है, दोबारा नीचे आने लगा, मतलब डिक्रीज होने लग गया। सो व्हेन MU is 0 at point of satiety saturation, TU is maximum, that is the peak of TU। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है यहां तक का? आगे देखो, जब MU हमारा नेगेटिव होता है ना, जब MU हमारा नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब MU हमारा नेगेटिव होता है इसे बोला जाता है डिसयूटिलिटी। क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी बोलते हैं। अब बहुत बहुत गौर से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी बेशक हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस लाइन से ऊपर पहले मार्जिनल यूटिलिटी एटलीस्ट हमारा क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव तो था, डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव तो था ना हमारा, कि 20, 16, 10, 4 पॉजिटिव तो था। जब ये पॉजिटिव था तब TU हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, TU अपनी पीक पर है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लग गया तब TU क्या हो जाता है, TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैं क्या बता रही हूं कि MU तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, जब MU पॉजिटिव है तब TU इंक्रीज हो रहा है। MU 0 है, TU अपनी पीक पर है। MU नेगेटिव बोले तो डिसयूटिलिटी, तो TU क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। अब देखो बहुत काम की बात,
अगर आप टीयू को गौर से देखोगे, अगर आप टीयू को गौर से देखोगे तो टीयू 20, 36, 46, 50 इंक्रीज हो रहा है, बेशक इंक्रीज हो रहा है, बट जरा गौर से देखो 20 से 36 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज आया, 16 से इंक्रीज हुआ, 20 से 36 हुआ, मतलब 16 का गैप आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 16 का। फिर 36 से 46 हुआ, कितने का गैप आ रहा है, 10 से इंक्रीज हुआ। फिर 46 से 50 ही हुआ, मतलब कितने का गैप आ रहा है, 4 का। फिर 50 से 50 ही है, मतलब 0 का गैप है। मतलब टीयू इंक्रीज तो हो रहा है 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज नहीं हो रहा कि पहले तो 16 का गैप था, फिर सिर्फ 10 का ही गैप आया, फिर सिर्फ 4 का ही गैप आया, फिर तो गैप ही 0 हो गया। और ये जो गैप है यही मार्जिनल यूटिलिटी है, देख लो 16, 10, 4। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि टीयू इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आप क्या बोलोगे कि टीयू इज इंक्रीजिंग, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। एट अ डिक्रीजिंग रेट मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन धीमे धीमे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंस जो गैप है वो गैप कम होता जा रहा है, और ये गैप कुछ नहीं है, एमयू है। एमयू डिक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई ना मेरी बात कि गैप कम होता जा रहा है, गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सो टीयू इंक्रीज तो हो रहा है, आप बोलोगे इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट मतलब डिफरेंस कम होता जा रहा है, और वो डिफरेंस हमें पता है, वो डिफरेंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ही है। तो इको में बेटा एक चीज होती है, अगर मान लो कोई कर्व है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो आप बोलोगे इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट कैसे, जैसे बचपन में वो खेलते थे ना हाइड एंड सीक, तब काउंट करते थे ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। हर बार डिफरेंस सेम है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। अगर इको में कोई कर्व ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है इस तरह से एकदम गर्दन उठा के, एकदम मतलब तन के जा रहा है, एकदम गर्दन उठा के शान से जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट मतलब अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना तो वो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा होगा। और हमारा वाला टीयू कैसे इंक्रीज हो रहा है, गर्दन झुकाकर, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, अभी भी कर्व ऊपर जा रहा है लेकिन डिफरेंस कम होता जा रहा है। सो इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब ऐसा है तो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। 10, 20, 30, 40, 50, 10 का गैप आ रहा है, गैप सेम है। अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है मतलब आप बोलोगे इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मतलब जो मार्जिनल है वो चीज इंक्रीज हो रही होगी, डिफरेंस इंक्रीज हो रहा होगा। हमारा वाला ऐसे इंक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट की गैप कम होता जा रहा है, और वो गैप ही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो समझ में आया, इसलिए इसका कर्व ऐसा है, गर्दन झुका के इंक्रीज हुआ है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझ में आ गया। अब इसका अगर तुम्हें और क्लियर चाहिए तो इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर एकदम अच्छे से प्लॉट कर रखा है, बाकी चीजें दोनों सेम ही थी। आगे देखो, अब रिलेशन की बात करते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, जैसे जैसे हम पराठे खाते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। हम लोगों ने देख ही लिया, जैसे जैसे पराठा खाता जा रहा है, मम्मा का चुन्नू मुन्नू जो भी है, उसको पराठों से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। देखा हम लोगों ने, क्योंकि वो हर चीज के साथ में होता है। ऐसा थोड़ी ना पिज्जा ऑर्डर करा तो खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, यार यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, जाहिर सी बात है। तो जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन करते जाते हैं यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज। टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, जब तक एमयू पॉजिटिव है आप देख लो टीयू इंक्रीज हो रहा है, बेशक वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमयू 0 है टीयू अपने मैक्सिमम पर है, एमयू 0 है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, टीयू इज मैक्सिमम, टीयू अपनी पीक पर है। When mu is negative, जब mu नेगेटिव है जिसे हम डिसयूटिलिटी बोलते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर टीयू क्या होने लग गया है, हमारा डिक्रीज होने लग गया। और डिक्रीजिंग mu implies टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। वो बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो mu डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है, mu जो डिक्रीज हो रहा है, टेबल में देखो, ये जो mu डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, टीयू इंक्रीज तो हो रहा है, मतलब ये डिफरेंस कम होता जा रहा है ना, टीयू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझ में आया। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीयूईटी में भी पूछा जा सकता है,
तुमसे एमसीक्यूज के अंदर 1 मार्कर में भी ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टीयू। टीयू का स्लोप बताओ। तो बेटा टीयू का स्लोप होता है एमयू। अब किसी भी चीज का स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देखो स्लोप कैसे निकालते हैं। किसका स्लोप पूछ रहा है? टीयू का। तो जिसका स्लोप पूछ रहा है ना, तुम्हें उसी का कर्व देखना है। जिसका स्लोप पूछ रहा है उसका कर्व देखो। कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लो। ये पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, ले लिया, और एक ये पॉइंट आपने ले लिया। अब टीयू का स्लोप पूछ रहा है ना, वो स्लोप कैसे निकालते हैं? वाई एक्सिस पर जो चीज है, क्या है वाई एक्सिस पर? खुद टीयू है, उसका चेंज ले लो, यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, और अपॉन एक्स एक्सिस पर जो चीज है उसका चेंज ले लो। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को हम क्यू एक्स बोल सकते हैं, एक्स गुड, ठीक है। सो वाई एक्सिस पर जो चीज है उसका चेंज अपॉन एक्स एक्सिस पर जो चीज है उसका चेंज ले लो। चेंज मतलब पहले ये टोटल यूटिलिटी देखो इस पॉइंट के हिसाब से 20 थी, अब कितनी हो गई? 36 हो गई। कितना चेंज आया? 36 में से 20 गया, कितना आएगा? 16 आएगा। अपॉन एक्स एक्सिस पहले 1 यूनिट थी, अब 2 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट में चेंज आया? 1 यूनिट। तो एक्स एक्स वाई एक्सिस पर जो चेंज है वो ऊपर, अपॉन एक्स एक्सिस पर जो चेंज है। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। टोटल यूटिलिटी का स्लोप निकालना है, टोटल यूटिलिटी का ही कर्व देखो। वाई एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है वो ऊपर, एक्स एक्सिस पर जो चेंज आ रहा है वो नीचे। अब अगर आप गौर से देखोगे ये फॉर्मूला किसका है? चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू एक्स। मैंने बताया था चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू एक्स किसका फॉर्मूला है? एमयू का। इसीलिए मैं बोल रही हूं टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। कि भैया टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि स्लोप कैसे निकलता है अभी आपको मैंने बताया। स्लोप कैसे निकलेगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और ये फॉर्मूला किसका है? एमयू का है। इसीलिए बोलते हैं व्हाट इज स्लोप ऑफ टीयू? एमयू। समझ में आ गया? ठीक है जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपके सामने आता है आप लोगों के लिए, देवी और सज्जनों। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज इवन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। MU must diminish as more and more standard units of a commodity are continuously consumed. Total utility is maximum when marginal utility starts declining. Higher consumption of a commodity may mean lower and lower marginal utility, but it never implies negative total utility. तो बताओ मुझे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कमेंट्स के अंदर, सो डेट मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ साथ में पढ़ रहे हो। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर लग रहा है तुम्हें कि ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए यूजफुल हैं, मैम वास्तव में 1 शॉट के अंदर काफी डिटेल में सब कुछ कवर कर देती है, ट्यूशंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। आई रियली नीड दैट मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम चैनल पर आप अकाउंट्स भी पढ़ा दो, एंड ट्रस्ट मी मैं अकाउंट्स भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में भी करा है, मैंने मास्टर्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी करा है, एंड आई वांट टू टीच अकाउंट्स ऑन चैनल। बट बात ये है, आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विद एल्गोरिथम ऑफ दिस चैनल। पता नहीं क्या रीज़न है। हो सकता है जब किसी जमाने में मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने खुशी खुशी में मतलब पूरे परिवार सारे रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दिया था, तो वही है यार, उनको थोड़ी ना पढ़ना है, तो रिटेंशन तो वहीं से डाउन हो जाता है। तो ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग विद एल्गोरिथम ऑफ दिस चैनल, और ठीक है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम लोग शेयर करोगे, इसमें सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट लगेगा। अगर तुम शेयर करोगे सो आई कैन रीच मासेस, ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंच सकती हूँ। तो मैं अकाउंट्स चैनल पर पढ़ाऊँ ना, मैं वीडियोस डाल भी रही हूँ, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और मुझे लगेगा वेस्ट है जब मैं बच्चों तक पहुँच ही नहीं पा रही। ठीक है, तो तुम लोग शेयर करो सो डेट जब तुम 12th में आओ मैं तुम्हें खुशी से अकाउंट्स भी पढ़ा सकूँ। एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट जीरो, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये तो तुमको आता है, एकदम आसान सा फुद्दू हलवा क्वेश्चन दिया है मैंने। अब देखो, आते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, उस चीज से मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन हमारा कम होता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की बात नहीं करी, अभी पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। बहुत तेज प्यास लग रही है, मैंने बोला ले बेटा पानी पी ले। ठीक है, आपने बोला मैम 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मैं दूसरा ग्लास लेकर आई। ठीक है, आपने पानी पिया, बोल रहे हो 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब बोल रहे नहीं हो, मन के अंदर सोच रहे हो, एक अंदर से होता है ना कि यार पेट भर गया, प्यास बुझ गई, ये फीलिंग आती है।
थर्ड लेकर आओगी, यू विल बी लाइक नो मैम अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए बिल्कुल। फिर भी आप पियोगे तो जीरो यूटिल्स है सेटिस्फैक्शन, फिर भी पियोगे तो नेगेटिव है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, उस चीज से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डिक्रीज होता जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स as we consume more and more units of a commodity, marginal utility derived from each successive unit, each additional unit, आगे वाली यूनिट, वो marginal utility क्या होती है, डिक्रीज होती है। तुम्हें छोले कुलचे लाख पसंद है, ठीक है, तो 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाओगे, 6 खा लोगे, 7 खा लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाओगे ना। मतलब एक लेवल आता है कि सेटिस्फैक्शन गिरने लग जाता है, धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन गिरता जाएगा। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, अब मैंने एक डेयरी मिल्क खा ली, एक डेयरी मिल्क से मैंने बोला कि भैया मुझे तो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी खाऊंगी, दूसरी से थोड़ी ना उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे दूसरी से मिल गया 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। अगर मान लो किसी ने मुझे एक और दे दी एक्स्ट्रा, तो 0 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। फिर मेरा सेटिस्फैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, डायबिटीज वगैरह कुछ भी हो जाए किसी भी इंसान को, ठीक है, तो वही सेटिस्फैक्शन हमारा डिक्रीज होता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। एंड इट इज सो ऑब्वियस कि इसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। उसके अलावा ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये दिया एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम है H.H. गॉसन। इनका पूरा नाम है हरमैन, डबल एन है लास्ट में, हेनरिच गॉसन। तो ये लॉ किसने दिया, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हरमैन हेनरिच गॉसन ने, इसीलिए इसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसी चैप्टर में आप गॉसन का सेकंड लॉ भी पढ़ोगे, दिस इज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगेन ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्कर में, CUET के अंदर माइक्रो आती है, वहां पर फॉर श्योर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। अब बात आती है मैम ये जो आपने लॉ बताया कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, उस चीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी फॉर श्योर डिक्रीज होती है। इसके अजम्पशंस क्या है कि कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें ये लॉ काम करेगा, अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो ये लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो 2 ही अजम्पशंस इसके मेन है, आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, बट 2 अजम्पशंस इसके मेन है। पहला है कंजम्पशन ऑफ अ रीजनेबल क्वांटिटी, यानी कि आप जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हो उसकी रीजनेबल क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, स्टैंडर्ड यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर प्यास लग रही है, सो यू आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने 1 ग्लास पानी पिया, आप बोल रहे हो ना 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड ग्लास जब पानी पियोगे थोड़ी बहुत प्यास बुझ गई, थोड़ी क्या मतलब काफी हद तक बुझ गई होगी, आप बोल रहे हो 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर आप बोल रहे हो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या फिर आपका सेटिस्फैक्शन माइनस में हो गया। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, लॉ पास हो रहा है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड यूनिट्स रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। मैंने कहा आप अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम नहीं करोगे, आपको प्यास लग रही है और मैं आपको पानी पिला रही हूँ, ले बेटा 1 चम्मच पानी पी ले, 1 चम्मच पानी पी ले, फिर मैं आपको दूसरा स्पून दे रही हूँ, तो मुझे बताओ ऐसा होगा क्या कि पहले स्पून से तुम बोल रहे हो 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन और दूसरी से तुम बोल रहे हो 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, क्या 1 चम्मच में तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं, सेटिस्फैक्शन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज ही होगा। उल्टा ऐसा लग रहा है शायद मैं तुम्हें चम्मच से पानी पिला के टीज कर रही हूँ, आप मुझे बोल दो कि मैम यार ये क्या कर रहे हो, चम्मच से पानी क्यों पिला रहे हो, ग्लास से पिलाओ ना, यूटिलिटी नहीं मिल रही है आपको, है ना, या फिर आपकी वो जो होता है ना पॉइंट ऑफ सटाइटी ही नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ही नहीं आएगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही नहीं होगी। सो रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। दूसरा है कंजम्पशन एकदम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कि आप चाय पी रहे हो, 1 कप चाय पिया, रखा तुरंत दूसरा, रखा तुरंत तीसरा, ऐसा होना चाहिए एकदम कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगर ऐसा कंजम्पशन होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, आप 1 कप आज पी रहे हो चाय का, 1 कल पी रहे हो, 1 परसों पी रहे हो, उससे थोड़ी ना मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। ये काम तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बचपन से चाय पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, दिन में भी पीते हैं, फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन में चलता है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन नहीं है, हम कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि आप एक के बाद बैक टू बैक
चाय पी रहे हो, ठीक है। सो कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी शुड बी कंटिन्यूअस, तभी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं कि एक यूनिट तुमने आज कंज्यूम करी है, एक कल कंज्यूम करोगे तब एमयू डिक्रीज नहीं होगा। ऐसा तो खाना है, रोज खाते हैं, रोज खा रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए कि भैया एक कप पिया चाय का, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, फॉर एग्जाम्पल 10 यूटिल्स का। दूसरा कप कोई नहीं पीता है, कोई नहीं पीता, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 1 यूटिल का। तीसरा पियोगे ना, डेफिनेटली एसिडिटी हो जाएगी, पेट में कुछ अनईजी सा फील होगा, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन माइनस का 20 यूटिल्स। तो देख रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है अगर कंजम्पशन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ये दो मेन है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है वो बता देती हूँ। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पर यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, 10, 4, 2 कार्डिनल नंबर्स है। यूटिलिटी को हम मनी की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगी, है ना, अलग से टॉपिक है। तो मनी में भी आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वालिटी सेम है। मान लो आपने एक कप चाय का पिया जिसके अंदर ना अदरक है, ना इलायची है, ना प्रॉपर उकाली हुई वो चाय है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 2 यूटिल्स का, ठीक है। सर्दी का मौसम है, 2 यूटिल्स का मिल गया। दूसरा कप जो चाय का है उसमें अदरक भी है, उसमें इलायची भी है, बहुत अच्छे से उकाली भी है, केसर वेसर सब डला हुआ है उसके अंदर, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है सीधे 15 यूटिल्स का। अब देखो सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। लॉ तो फेल हो गया ना, तो लॉ क्यों फेल हुआ? क्योंकि क्वालिटी में चेंज आ गया। हम बोल रहे हैं क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, किसी चीज से आपको जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैम कैसे इंडिपेंडेंट? मैंने कहा आपने एक कप चाय का पिया, ठीक है, ओनली आपने चाय पी, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया 10 यूटिल्स का। अब आप जब दूसरा कप तुरंत आपको मिला है, दूसरा कप चाय का पी रहे हो और इसके साथ में आपको मिल गए हैं गर्मा गर्म समोसे, या फिर आपको मिल गई गर्मा गर्म पेटीज कोई बढ़िया सी, है ना, क्रस्ट की या फिर सनराइज वगैरह जो भी है, बढ़िया सी आपको पेटीज या फिर समोसे मिल गए गर्मा गर्म। अब आपको सेटिस्फैक्शन पता है कितना मिलेगा? 20 यूटिल्स का। सेटिस्फैक्शन उल्टा बढ़ गया, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई, लॉ फेल हो गया ना। इसीलिए लॉ कह रहा है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यूटिलिटी, कि भैया कप, एक ग्लास कप से जो आपको सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ चाय के कप पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए, समोसे के कंजम्पशन का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट, चाय से मिलने वाली यूटिलिटी चाय पर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। समोसा बीच में मत घुसाओ, तुम बिस्किट बीच में मत घुसाओ, तुम आलू भुजिया बीच में मत घुसाओ। रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर एक समझदार कंज्यूमर, रैशनल मतलब समझदार होना चाहिए। वो अलग अलग कमोडिटी से देखे कि उस कमोडिटी से उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो चीज कंज्यूम करे जिससे उसे यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अगर आपको चीजों से यूटिलिटी मिल रही है, सोच के देखो, तो क्या आपकी जेब में जो 1 रुपया रखा हुआ है वो रुपया आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं देता होगा? देता होगा ना। कभी बुआ जाते हुए 100 रुपये 500 का नोट दे जाए तो क्या एक खुशी नहीं होती होगी तुमको कि यार आज तो बुआ 500 रुपये दे गई, मजे हो गए। मतलब वो 500 रुपये तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। कि तुम्हारी जेब में जो 1 रुपया 1 रुपी रखा हुआ है वो 1 रुपी तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्योंकि पैसा भी एक सेटिस्फैक्शन देता है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा 1 रुपये से तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है 2 यूटिल्स के बराबर, कि आपकी जेब में जो 1 रुपी रखा हुआ है उससे आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर आपकी जेब में 1000 रुपये रखे हुए हैं तो 1000 रुपये से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 2000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो पैसे की आपके लिए क्या अहमियत है, पैसे की आपके लिए क्या वैल्यू है कि 1 रुपया आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है? तो वो जो पैसे की आपके लिए वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो बार बार चेंज नहीं हो रही। कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड है, उस चीज की प्राइसेस भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। और कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं और उसको उन चीजों से कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितनी कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उस चीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है मैम, डिक्रीज होती है। तो इसको जरा हम कर्व पर प्रेजेंट कर ले। बात यहां पर सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की हो रही है, टोटल यूटिलिटी की हो ही नहीं रही है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैं क्या दिखा रही हूं? क्वांटिटी दिखा रही हूं। कोई भी गुड हो गया, मैंने बोला क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, एक्स एक्सिस पर हम हमारी क्वांटिटी दिखाते हैं।
वाई एक्सेस पर मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहे हैं, नीचे वाई डैश भी कर दिया क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। यूनिट्स 6 तक जा रही हैं तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 20 गई है तो 4 4 का गैप ले लेते हैं। 4 8 12 16 और ये हो गया 20 और यहाँ पर माइनस का 4 ऊपर जैसा ही चलता है, बस ये है ना एग्जैक्टली -8। ठीक है मैम, जब पहली यूनिट कंज्यूम करी तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल रही है 20 यूटिल्स की, सेकंड पे मिलती है 16 की, थर्ड पर मिलती है 10 की, 10 आएगा 8 और 12 के बीच में, फोर्थ पर मिलती है 4 यूटिल्स की, फिफ्थ पर मिलती है 0 और सिक्स्थ पर मिलती है -6 जो -4 और -8 के बीच में आ गया। ठीक है मैम, समझ में आ गया। इनको हमें करना है प्लॉट, तो इनको हम लोगों ने कुछ इस प्रकार प्लॉट करा तो ये हमें क्या मिल गई बेटा, ये हमें मिल गई है मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा कर्व। समझ में आ गई बात। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 है, इस पॉइंट को मैंने बताया था क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट से अभी तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर 0 है और इस पॉइंट के बाद में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो भैया समझ में आ गया। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, किस सिचुएशन में लॉ हमारा फेल हो जाएगा। लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं चीज का, मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। किस सिचुएशन में लॉ फेल हो जाएगा, एक्सेप्शंस क्या है, तो देखो एक माइजर यानी कि एक कंजूस व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति है। अब एक कंजूस व्यक्ति अगर पैसा एक्वायर कर रहा है, अगर वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, पैसा एक्वायर कर रहा है, तो मुझे बताओ जब वो पैसा एक्वायर कर रहा है तो क्या पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी उसके लिए डिक्रीज होगी कभी। मतलब मान लो यहाँ पर जो गुड है वो पैसा ही है, मनी ही है, तो मनी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या कभी डिक्रीज होगी उसकी, वो तो जितना कमाता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो एक कंजूस जो पैसा एक्वायर कर रहा है तो पैसे से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कभी डिक्रीज नहीं होती, वो तो शायद हमारे लिए भी कभी डिक्रीज नहीं होती। या फिर अगर एक इंसान जिसकी हॉबी है बुक्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कोई भी स्टिकर वगैरह कुछ भी कलेक्ट करना, अब उसकी हॉबी है, जितना वो कलेक्ट करता जाएगा, जितना कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा, कलेक्ट करता जाएगा ना, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उसकी हॉबी है। वहीं एक ड्रंकर्ड है, एक एल्कोहलिक पर्सन है, जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको अल्कोहल से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो एडिक्ट है। ठीक है, उसको उस चीज का एडिक्शन हो रखा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के हमारे आखिरी अध्याय पर, यानी कि लास्ट पार्ट पर, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सी बात है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर को पता है उसकी इनकम क्या है एंड दैट इज कांस्टेंट, उसे पता है गुड्स और गुड्स की प्राइसेस क्या है, वो प्राइसेस भी कांस्टेंट है। वो इस तरह से खर्चा कर रहा है कि इतना खरीद रहा है, वो इतनी यूनिट्स परचेज कर रहा है, यूनिट्स कितनी भी हो सकती है, 4 5 कितनी भी यूनिट्स हो सकती हैं, वो इतनी यूनिट्स परचेज कर रहा है कि भैया इतनी यूनिट्स परचेज करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड ही इज लाइक कि अब मैं इससे कम भी खर्चा नहीं करूंगा, मैं इससे ज्यादा भी खर्चा नहीं करूंगा, मैं इतना ही खर्चा करूंगा क्योंकि इस लेवल पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब ये है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नो चेंज, कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स पे पैसा खर्च कर रहा है, अपना पैसा स्पेंड कर रहा है और इस लेवल पर कि भैया वो जितना भी खरीद रहा है इस लेवल पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि वो ना ज्यादा इससे ज्यादा खरीदना चाहता है, ना वो इससे कम खरीदना चाहता है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि
कि भैया ये है स्टेट ऑफ रेस्ट, मैं ना इससे ज्यादा खरीदूंगा ना इससे कम परचेज करूंगा, स्टेट ऑफ नो चेंज, मैं मेरे एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम, कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को ऐसे स्पेंड कर रहा है, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, कि भैया उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रहा है, एंड हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो अपने इस एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता, ना वो इससे कम परचेज करेगा ना वो इससे ज्यादा परचेज करेगा, ज्यादा परचेज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। सो ये है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ नो चेंज। समझ में आया? अब भाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। अभी मैंने बोला था ना मैं एक्सप्लेन करूंगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा आपके पास में 1 रुपी है, अब इस 1 रुपी में मान लो, अज्यूम कर लो तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, इस 1 रुपी में तुम एक तो पेन परचेज कर रहे हो, प्लस 2 पेंसिल्स तुमने परचेज करी, कुछ भी परचेज कर सकते हो, और एक तुमने परचेज कर ली बेटा डेयरी मिल्क। तुम्हारे पास में 1 रुपी है, 1 रुपी में एक पेन भी लिया है, 2 पेंसिल भी लिया है, एक डेयरी मिल्क भी लिया है। अब ये चीजें लाए हो तो इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 2 यूटिल्स का। क्या मिला सेटिस्फैक्शन? 2 यूटिल्स का। मतलब ये जो 1 रुपया है, इस 1 रुपये में इतनी ताकत है कि 1 रुपया तुम्हें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इसका मतलब यही है ना कि 1 रुपये में तुम ये सारी चीजें खरीद कर लेकर आए, इन चीजों से तुम्हें 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब 1 रुपी की वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है? 2 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है आपकी जेब में जो 1 रुपया रखा हुआ है ना, 1 रुपी, उसकी तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है ना, उससे तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो 1 रुपये की वैल्यू है 2 यूटिल्स। इसे बोला जाता है वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या बोला जाता है? वर्थ ऑफ अ रुपी, कि 1 रुपये के लिए, 1 रुपये की आपके लिए क्या वर्थ है, क्या कीमत है। समझ में आया? अब मैंने कहा 1 रुपये की वर्थ है आपके लिए 2 यूटिल्स। ये किसी के लिए भी कुछ भी हो सकती है। अंबानी के लिए हो सकता है 1 रुपये की कोई वर्थ ही ना हो, 1 रुपये की वर्थ उसके लिए कुछ 0.0000 समथिंग हो सकता है। हो सकता है किसी इंसान के लिए 1 रुपये की वर्थ बहुत ज्यादा हो, 1 रुपये से उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वरी करती है कि 1 रुपये की आपके लिए क्या कीमत है। और ऐसा होता भी है, जब बुआ पैसे देकर जाती है 500 रुपए का नोट, तो एक खुशी होती है कि नहीं होती है? मतलब पैसा भी आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक यूटिलिटी दे रहा है ना, पैसे से भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैंने बोला बुआ जब है वो 500 रुपए का नोट देकर गई, अब 1 रुपये की वर्थ है आपके लिए 2 यूटिल्स, तो 500 रुपए से आपको कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 500 रुपए से आपको 1000 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो दिस वर्थ ऑफ रुपी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और हम ये मान के चलते हैं ये क्या है? कांस्टेंट है। हालांकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी समय के साथ साथ में बदलती रहती है। बिकॉज आई रिमेंबर जब हम छोटे थे और हमारे जो दादाजी थे वो हमें किसी दिन 5 रुपए दे देते थे ना, तो मैं और मेरी सिस्टर तो एकदम हिसाब लगाने लग जाते थे कि 1 रुपये का ये लाना है, 1 रुपये का ये लाना है, 1 रुपये का ये लाना है। लिटरली बता रही हूँ, मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, मैं बहुत बार याद करती हूँ इस चीज को कि हम उनका कभी भी, मान लो हमें पैसे चाहिए होते थे, कुछ खाना होता था, तो हम उनका बर्थडे मना देते थे ऐसे ही, हैप्पी बर्थडे टू यू, जबरदस्ती। वो हमें 5-5 रुपये दे देते ना, हम बड़े खुश हो जाते थे कि यार इससे तो हम ये खरीदेंगे, क्योंकि आ भी जाता था उस टाइम पर। मतलब इतना भी बहुत साल नहीं हुए मेरी एज के हिसाब से, बट सच में आ जाता था उस टाइम पर। 1-1 रुपये में भी कई चीजें आती थी। और आज 5 रुपये की कोई वैल्यू है क्या? तो ऐसे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम मान के चलेंगे क्या है? कांस्टेंट है। आज 5 रुपये की भी शायद कोई वैल्यू नहीं है, 10-20 की भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर 10 रुपये दे जाता है तो कितना ऐसा लगता है कि यार 10 रुपये देके गया है ना? सही बात है ना? और पहले के टाइम पर यही होता था, कोई आता था 10 रुपये देके जाता था, 20 रुपये देके जाता था। आजकल लोग 500 रुपये देके जाते हैं, 100 रुपये देकर जाते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम मान के चलते हैं वो क्या है? कांस्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आपके जेब में जो 1 रुपया रखा हुआ है 1 रुपी, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है मैम, समझ में आया। अब बेटे जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, इसके लिए हमारे पास में 2 केस है। पहला केस जो है उसमें हम मान के चलेंगे कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है। इसे हम सिंगल कमोडिटी केस या फिर 1 कमोडिटी केस बोलते हैं, कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है।
वहीं दूसरा है टू कमोडिटी केस कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ना वो एक कमोडिटी खरीदता, ना वो दो कमोडिटी खरीदता, वो बहुत सारी चीजें खरीदता है, लेकिन हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते। सिंगल कमोडिटी केस में मतलब वो एक ही कमोडिटी खरीद रहा है, मतलब सिर्फ वो ऑरेंजेस परचेज कर रहा है, ये समझ लो। टू कमोडिटी केस में वो ऑरेंज भी खरीद रहा है, एक तो ऑरेंज हो ही गया हमारा गुड एक्स, गुड वाई आप ले लो, वो साथ में बनाना भी परचेज कर रहा है। तो देखो सिंगल कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस भी से हम बोलते हैं। पहली बात तो अगर आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने गए हो तो आपका जो परचेज होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला सवाल क्या होता है, कितने का है। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो चीज है कितने की, PX, प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स का मतलब है कमोडिटी, जो भी आपका गुड है कितने का है। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, उस चीज से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो गया, गुड एक्स। थर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि 1 रुपए की, उल्टा लिख रही हूँ देखो मैं, है ना, 1 रुपए की आपके लिए क्या वैल्यू है, आपकी जेब में जो 1 रुपी रखा हुआ है वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 5 यूटिल्स का दे रहा है, 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कितना दे रहा है, मतलब चीज कितने की है, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट चीज MUX, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक बात हो गई। तो देखो अब हम इसे एक टेबल के थ्रू समझेंगे। मैंने कहा हम एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, और उसकी प्राइस है 4। मैंने बोला ये जो एक्स कमोडिटी है, समझ लो हम चिप्स खरीद रहे हैं कोई, है ना, और चिप्स की प्राइस है 4 पर यूनिट। एक जो पैकेट है चिप्स का वो 4 रुपए का आता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि आपकी जेब में जो 1 रुपया रखा हुआ है वो आपको 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। मैंने आपके बुक वाला एग्जाम्पल ले लिया, वो थोड़ा सा ईजी था, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी ले लिया, है ना, और अच्छे से चीज को समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर चिप्स की क्वांटिटी है, चिप्स की क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 चिप्स। हर चिप्स की प्राइस कितनी है, 4 रुपीज है। कोई कितनी भी खरीदो, पर चिप्स का पैकेट कितने का आता है, 4 रुपए का। ये चिप्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि MUX है। MUX डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम चिप्स कंज्यूम करते जा रहे हैं चिप्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यही MUX में निकाल रही हूं, लेकिन इसकी वैल्यू मैं बताऊंगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। समझ पा रहे हो मेरी बात, एक बेसिक मैथ्स में लगा रही हूं, ये MUX गिवन है, लेकिन यही MUX में निकाल रही हूं, इसकी वैल्यू मैं बताऊंगी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी बोल लो, रुपीज बोल लो, इसकी वैल्यू मैं बता रही हूं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। कैसे बताऊंगी, इसके लिए मैं एक बेसिक मैथ्स लगाना चाहती हूं। अब वो बेसिक मैथ्स किस प्रकार है, देखो ध्यान से समझना, बहुत ईजी सा है, ऐसा कुछ बहुत टफ चीजें हैं नहीं इको में। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है ना, सब कुछ बहुत आसान है। यहां पर मैं रुपी लिख रही हूं और यहां पर मैं लिख रही हूं मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, ये जो यूटिलिटी है ना इसी को मैं निकाल रही हूं, लेकिन इसकी मैं वैल्यू बता रही हूं इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि प्राइस भी तो मनी में ही गिवन है, मनी ही है ये। तो मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन है 2 यूटिल्स, मतलब 1 रुपया जो है उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 2 यूटिल्स की। इसका मतलब यही है ना कि रुपी में मैंने 1 रुपया लिख दिया, क्योंकि ये बात तो हमें पता है MUM का मतलब क्या होता है, 1 रुपये का मतलब है 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो मार्जिनल 1 रुपया जो है उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 2 यूटिल्स की। समझ में आ गई मेरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स है, मतलब 1 रुपये की वैल्यू है 2 यूटिल्स, तो 1 रुपी यहाँ पर, और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 2 यूटिल्स। मैंने बोला ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसे मेरे को रुपीज में निकालना है, मनी की फॉर्म में निकालना है। सो भैया मार्जिनल यूटिलिटी वाले सेक्शन में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी लिख दी 20 यूटिल्स। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे रुपीज में, यानी कि मनी की फॉर्म में निकाल सकती हूँ, बेसिक मैथ्स में लगा दूंगी। 1/2 इज इक्वल टू x/20, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2, कितना आएगा काटने पर 10, ये आ गया भैया 10। मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है 20 यूटिल्स जो है इसको मैंने रुपीज में निकाल दिया, इसकी वैल्यू मैंने रुपीज की फॉर्म में बता दी कि ये जो 20 यूटिल्स है इसकी वैल्यू है 10 रुपए। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि ये जो 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसकी रुपीज की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में मैंने वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू है ये 10 रुपए के बराबर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 20 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन 10 रुपए के बराबर है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। सेकंड वाले का भी निकाल के बताओ मैम। तो सेम काम हम लोग करेंगे, सेम काम हमें करना है। पीछे कर देती हूं, मैंने क्या बोला, इधर तो मैं रुपी लिख रही हूं, इधर मैं क्या लिख रही हूं, एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी और
मैंने क्या बताया, 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी होती है 2 यूटिल्स। पहले वाला तो सेम रहेगा हमेशा। अब मैंने क्या बोला, 18 का हमें निकालना है, तो यहाँ पर 18 लिख दिया, इसकी जगह पर x लिख दिया। तो 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x इज इक्वल टू 18, तो x हो जाएगा 18/2, कितना आएगा 9। कितना आया 9। मतलब जो 18 यूटिल्स है वो 9 रुपए के बराबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, तो पता है मैंने करा क्या, अगर आप गौर से देखोगे, ये x क्या निकाला है मैंने, ये x क्या है, ये x है, यही मार्जिनल यूटिलिटी मैं निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यही है ना। तो x का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो x क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कह लो चाहे इन टर्म्स ऑफ रुपीज कह लो, यही मैं निकाल रही थी। यहाँ पर कैसे निकाला, ऊपर 18 आया, 18 अगर आप देख रहे हो तो क्या है, 18 क्या है, MUX है, 18 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है। सो ये 18 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, 1 रुपए की वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो बेटा ये x में क्या निकाल रही हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, रुपी। उसका फॉर्मूला हो गया, ऊपर तो मैं MUX लिख रही हूँ, नीचे मैं MUM लिख रही हूँ। ऊपर तो आ गई मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के अंदर, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स के अंदर जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है MUX, अपॉन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें मिल जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना भी बता दिया। सिंपल सा फॉर्मूला है MUX अपॉन MUM। आप चेक कर लो पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, x इज इक्वल टू 20/10। x क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो अपन निकाल रहे हैं। ऊपर 20 आया था, 20 क्या है देख लो, MUX है या नहीं है, और नीचे क्या आया है 2 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। तो MUX इन टर्म्स ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, ये चीज कैसे निकल रही है, अभी बताया मैंने, फॉर्मूला लिख रखा है। क्या फॉर्मूला है, MUX अपॉन MUM। समझ में आई मेरी बात, यहां पर लिख दूं, इसका फॉर्मूला है MUX अपॉन MUM, ये फॉर्मूला है। ठीक बात हो गई। चलो अब तो सारे निकाल सकते हैं। MUX है 16, MUM कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 रुपए के बराबर। फिर ये है 8, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 4 आ गया। फिर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। फिर -5 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट वुड बी माइनस का 2.5। ठीक बात हो गई। मतलब ये तो मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है यूटिल्स के अंदर, ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाल दी हमने मनी की फॉर्म में, यानी कि रुपीस के अंदर। अब रिमार्क्स देखो, आप एक्चुअली उस चीज के लिए 4 रुपए पे कर रहे हो और उस चीज से आपको 10 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो अच्छी बात है। पे एक्चुअली 4 कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन 10 रुपए के बराबर मिल रहा है। दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग, दिस इज व्हाट दैट यू वांट टू पे। आपको 10 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो हम बोलेंगे कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर। कंज्यूमर तो और कंज्यूम करेगा। आप 4 रुपए पे कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपको 9 रुपए के बराबर मिल रहा है, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर। आप 4 रुपए पे कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन 8 रुपए के बराबर मिल रहा है, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर। आप 4 रुपए पे कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन भी आपको 4 रुपए के बराबर मिल रहा है। इस बात का मतलब है ये 4 कैसे आया है, दिस इज MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो यहां पर MUX कौन सा है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, एक्चुअल प्राइस के इक्वल आ गया। आगे देखो, पे 4 कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन 0 मिल रहा है, कंज्यूम करोगे क्या, तो मैं बोलूंगी कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस। वो कम खरीदेगा, वो दोबारा ऊपर जाएगा। मोर का मतलब वो नीचे आ रहा है, अब वो ऊपर जाएगा। और आप 4 रुपए पे कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपका नेगेटिव है, तो कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस। मतलब इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, जब वो 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है, जब जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। समझ में आ गई मेरी बात। यहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हो रहा है क्योंकि जितना वो पे करना चाहता है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, जितना वो एक्चुअली पे कर रहा है। कि भैया सेटिस्फैक्शन भी 4 रुपए के बराबर मिल रहा है और एक्चुअली वो पे भी 4 रुपए ही कर रहा है।
सो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, मैं क्या बोलूंगी, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बोल सकती हूँ, रुपीज बोल सकती हूँ, किसके इक्वल है, प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक बात है। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोगों ने कैसे निकाली थी, इसका फॉर्मूला है MUX अपॉन MUM। इतनी देर से निकाल रहे थे, ये कैसे निकला था, फॉर्मूला था ना MUX अपॉन MUM, इट शुड बी इक्वल टू PX। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कंज्यूमर को वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, when marginal utility in terms of money is equal to price of x, या फिर MUX अपॉन MUM is equal to PX। आप चाहो तो इस वाले को और इंटरचेंज कर सकते हो, ये दोनों तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें आप इंटरचेंज कर सकते हो कि MUX की जगह तो वही आया, MUM की जगह पर आपने PX लिख दिया और PX की जगह पर आपने MUM लिख दिया। समझ पा रही हो मेरी बातें, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, तो देखो इसे हम कर्व पर कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम हमारी क्वांटिटी दिखा रहे हैं गुड एक्स की, वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज और प्राइस। बेटा ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है, इसका तो रोल ही खत्म हो गया, इसका यहाँ पर कोई लेना देना ही अब नहीं है। सो हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात करते हैं जो डिक्रीज हो रही है, 10, 9, 8, 4, 0 माइनस का 2.5, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ ऐसे आ गई, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वो भी किस में निकाली है हमने, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब एक चीज क्या है, प्राइस है, प्राइस तो कांस्टेंट है 44444, तो ये हमारी क्या है, प्राइस है, ये प्राइस ऑफ गुड एक्स है। इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, जहां पर ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि MUX इन टर्म्स ऑफ मनी किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है 44। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई मेरी बात? ये कौन सा पॉइंट है जहां पर MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैसे निकला है, MUX अपॉन MUM किसके इक्वल है, प्राइस के इक्वल है। इंटरचेंज कर दो तो MUX अपॉन PX, यहाँ पर PX आ जाएगा और PX की जगह पर चले गया खुद MUM। समझ में आया? तो कोई सा भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, पूछेगा बताओ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, सारे आपको याद होने चाहिए, एक से ही सारे निकल रहे हैं। सो वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज शुड बी इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब है MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस, या फिर आप बोल दो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। सो MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या है, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखा हम लोगों ने, जो कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है MUX का इन टर्म्स ऑफ रुपीज का। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या शो कर रहा है, वो प्राइस जो कंज्यूमर पे करना चाहता है, इंडिकेट्स द प्राइस दैट कंज्यूमर वांट्स टू पे। और कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, when marginal utility from the commodity in terms of rupee या money is equal to price paid for that commodity. So equilibrium is MUX upon MUM is equal to PX, और MUX PX और MUM को इंटरचेंज कर दिया, यहां पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम। करेक्ट हो गया? समझ में आ गई अच्छे से सारी बातें? लास्ट आता है हमारे पास में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। जब कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ भी किसने दिया है, हरमैन हेनरिच गॉसन ने, इसीलिए इसे बोलते हैं गॉसन सेकेंड लॉ, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, उसे आपको ध्यान से समझना है। दो कंडीशंस है इसके अंदर। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। दो गुड्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, मान लो एक है कमोडिटी एक्स, अभी पीछे देखकर आए थे कमोडिटी एक्स के अंदर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब MUX अपॉन MUM की जगह पर मैं PX भी लिख सकती हूँ, मैंने बताया था हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो किसके इक्वल हो, MUM के इक्वल हो।
इसी सिचुएशन में होता है ना, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब हो रहा है वन कमोडिटी केस में, जब MUX अपॉन PX किसके इक्वल हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। सेम ऐसे ही एक गुड आप Y भी ले लो, दो गुड्स की बात हो रही है, तो इसमें कब होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y किसके इक्वल हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल हो। कुछ नहीं है, यहाँ पर MUX अपॉन PX था, यहाँ पर MUY अपॉन PY है। ठीक है भैया, अब MUX अपॉन PX भी किसके इक्वल है, MUM के, और MUY अपॉन PY भी किसके इक्वल है, MUM के, दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेसिक मैथ्स है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X किसके इक्वल हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। समझ में आ गई मेरी बात। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो हमारे सामने सिर्फ इतना सा बचता है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। समझ में आ गया ना मैंने करा क्या, वन कमोडिटी के हिसाब से MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। एक कमोडिटी मान लो, दो कमोडिटी केस है, एक कमोडिटी Y है, सो MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने बोला ये तो हट गया, MUX अपॉन PX किसके इक्वल हो गया, MUY अपॉन PY के। तो पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर कंज्यूमर को क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। सो द टू कंडीशंस आर नेसेसरी टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। पहली कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो, इसे रेशियो बोलते हैं, अपॉन में कुछ होता है उसे रेशियो बोलते हैं। दो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, इक्वली है ना, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। सो द रेशियो of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal। दो commodities की marginal utility और price का जो ratio है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये सिचुएशन। दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होना चाहिए, भैया MU डिक्रीज होना चाहिए। हमें पता है वैसे भी MU डिक्रीज ही होगा जैसे जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। अगर MU फॉल ही नहीं होगा तो कंज्यूमर कंज्यूम ही करता जाएगा, कंज्यूम ही करता जाएगा, कंज्यूम ही करता जाएगा, वो अपना कंजम्पशन कभी रोकेगा ही नहीं, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। भैया कंजम्पशन तो कम होना चाहिए ना, एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटाइटी आता है। सो इफ MU डज नॉट फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज, कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग वन गुड विच इज अनरियलिस्टिक, और कंज्यूमर कभी इक्विलिब्रियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब, when the ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal। जब दो commodities की marginal utility और price का जो ratio है ना, ये जो अपॉन है, ये आपस में इक्वल हो जाए और साथ साथ में MU फॉल हो रहा है एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। क्लियर हो गया। अब देखो आगे हम इसे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। दो गुड्स है, एक गुड X है, एक गुड Y है, एक ऑरेंजेस ले लो, एक बनानास ले लो, दोनों की प्राइसेस सेम है। अच्छा, और दोनों की प्राइस 1 रुपी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ले लेते हैं, कंज्यूमर की इनकम भी गिवन है और उसकी इनकम है 5 रुपए। कितनी है इनकम, 5 रुपए है। अब देखो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कब होता है, when MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। लेकिन इस क्वेश्चन में प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y दोनों बराबर है 1 रुपी, तो बेटा इसका मतलब हो गया MUX प्राइस 1 है, इधर MUY अपॉन प्राइस 1। अब नीचे 1 को कोई लिखने का सेंस बनता है क्या, कोई सेंस है इस बात का, तो इसे आप सिंपल सा लिख सकते हो MUX अपॉन MUY। समझ में आ गई मेरी बात कि यहाँ पर ये 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो सिर्फ इतना सा छोड़ दो। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X किसके इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के इक्वल है, और कंज्यूमर की इनकम है 5 रुपए। तो बेटा ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर MUX MUY के इक्वल है। मुझे तो मिल गया वो पॉइंट कि MUX MUY के इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X भी 12 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y भी 12 है, यहाँ पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसका मतलब वो गुड X की तो 3 यूनिट्स खरीदे और गुड Y की वो 2 यूनिट्स खरीदे, गुड X की 3 यूनिट्स प्लस गुड Y की 2 यूनिट्स, तब कंज्यूमर को क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है।
अब देखो, एक बच्चा बोलेगा मैम आपने सिर्फ 12 वाला क्यों लिया, आप ये भी तो ले सकते हो, 5 यूनिट्स गुड एक्स की खरीदे, सॉरी, और 4 यूनिट्स वो गुड वाई की खरीदे, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की इक्वल आ रही है। बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकम कितनी है, 5 रुपये है, इनकम 5 रुपये है, और एक यूनिट, दोनों की प्राइस कितनी है, प्राइस पर यूनिट 1 रुपी है। तो अगर वो एक्स की 3 यूनिट खरीदता है, 1 2 3, 3 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, और वाई की 2 यूनिट खरीदता है, 2 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, हो गए 5 रुपये। लेकिन अगर वो ये कॉम्बिनेशन चूज करेगा, 5 यूनिट्स अगर वो एक्स की खरीदेगा तो पूरे 5 रुपये उसके एक्स पर ही स्पेंड हो गए ना। फिर वो वाई को भी स्पेंड कर रहा है, वाई की 4 यूनिट्स खरीदेगा, अगेन 4 रुपीज, तो 9 रुपीज हो गए। इतनी तो इनकम ही नहीं है ना, हमें इनकम के अकॉर्डिंग खर्चा करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो यहाँ पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब वो एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, 3 यूनिट्स, और वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 2 यूनिट्स। और ऐसा वो अपनी इनकम में कर भी सकता है, क्योंकि इस लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, दैट इज 12 यूटिल्स। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसे हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लास्ट है। देखो, इसे प्रेजेंट करने के लिए पहले आप इधर वाला एक काम करो, चाहे भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ, हमें एक एक की बात करनी है। जैसे ये मैंने बोला एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये ओरिजिन, और हमारे पास में क्वांटिटी 5 तक गई थी, है ना, एक्स की अगर हम बात करें क्वांटिटी हमारी 5 तक गई थी। सो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, और ये वाला हो गया 5। मतलब ये मैं कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स दिखा रही हूँ, उसकी यूनिट्स। अब ये एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी जो मैक्सिमम गई है हमारी, कितनी, 20 तक की गई है, 20 तक की गई है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम 4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 8 12 16 20, तो ये हो गया 20 16 12 8 4, ठीक है। प्लॉट कर देते हैं किस तरह से, सिर्फ एक्स का हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। सो 1 यूनिट पर एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है 20, 1 यूनिट पर एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है 20, देन कितनी हुई है, 14 12 7 5, 14 12 7 5, देन कितनी है 14, वो 12 और 16 के बीच में आएगा। देन थर्ड पर कितनी है, 12 है, देन कितनी है हमारे पास में 7, फिर कितनी है 7, तो ये कहाँ आएगा, 5 6 7, 7 कुछ यहाँ आ रहा होगा, और फिर है 5 5 कुछ यहाँ आ गया, मतलब 5th यूनिट पर 5 यहाँ आ गया। समझ में आया कैसे करा, कि फर्स्ट पर 20, सेकंड पर हमारे पास में 14, थर्ड पर 12 आ गया, फोर्थ पर हमारे पास में है 9 या जो भी है, और 5th पर हमारे पास में कितना आ गया, 5। इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ये हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी बना दी किसकी, एक्स कमोडिटी की। किसकी बना दी, एक्स कमोडिटी की। तो इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये इससे आ गया, आप एग्जैक्टली ज्वाइन करना, मेरे पास में ग्राफिक टैबलेट है, इस पर थोड़ा सा हाथ हिलता है, ठीक है। तो ये हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है मैम, समझ में आ गया। सेम इसी तरह से हम y की कहानी शो करेंगे, y के लिए भी वही यूनिट्स कितनी है, 5 है। अब उसके लिए हम इधर से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर हमें दोनों दिखाना है, तो उसके लिए ये 0 पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 2 हो गया, ये वाला पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट 4 है, और सॉरी मैंने गलत दिखा दिया ना एक सेकेंड, ठीक है, 0 था ना, ये 0 हो गया, ये वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये है 5। इसके लिए हम इधर से चल रहे हैं, और अगेन ये तो सेम ही दिखाएंगे हम, ये 4 है, इधर मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, इधर 12 है, ये कितना है 16 है, ये सेम दिखा दो, ये 20 है, ये y एक्सिस थी, इधर एक काम करना y डैश कर देना, इधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y आ रहा है। ठीक है भैया, अब आगे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर कितना है 16, फर्स्ट पर कितना है 16। अब इसके लिए इधर से हमें देखना है, इसका फर्स्ट कहाँ है, इसका फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट पर है 16, तो ये 16 इधर से, ये रहा फर्स्ट, मतलब इसका फर्स्ट नीचे वाला है, उल्टा चल रहा है। इसके लिए क्या है फिर, सेकंड पर 12, सेकंड पर 12, अब इसका सेकंड यहाँ पर है, सेकंड पे 12, ये यही वाला सेम पॉइंट आएगा, तभी इंटरेक्शन होगा। और फिर थर्ड पर कितना है 8 है, थर्ड पर कितना है 8 है, तो वो 8 इधर से ये हो गया। देन हमारे पास में है 5 और 3, 4 पर कितना है 5, 5 कुछ यहाँ आ गया, और इस पर कितना है 3 है, तो 1 2 3 कुछ यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को हमें
ज्वाइन करना है तो इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे, इसको इससे, ये आ गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अब वो पॉइंट जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप गौर से देखोगे इस पॉइंट पर आप देख लो 12 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, x की मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 है, y की मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 है। x की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी जा रही हैं? x की कंज्यूम करी जा रही हैं 3 यूनिट्स। एक यूनिट 1 रुपए की आती है, मतलब 3 रुपीज स्पेंड कर दिए। y की कितनी यूनिट्स है? इस साइड से चलेगा, y की कंज्यूम करी जा रही हैं 2 यूनिट्स, तो मतलब 2 रुपीज यहां स्पेंड कर दिए, टोटल 5 रुपीज हो गए। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x किसके इक्वल है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के। ये वो सिचुएशन है जब दोनों की प्राइजेस गिवन है 1 और 1, तब हम लोगों ने नीचे px और py नहीं लिखा। अगर प्राइजेस अलग अलग होती तो क्या होता है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, और उतना कॉम्प्लिकेटेड आपके दिया हुआ नहीं है। ठीक बात होगी, समझ में आ गया? सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अ कंज्यूमर शुड परचेज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द गुड्स। कौन सा कॉम्बिनेशन वो चूज करेगा? MU ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। दोनों कमोडिटीज पर जो वो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा है उससे उसको बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, कि इस पर उसने लास्ट रुपी स्पेंड करा तब 12 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, इससे इस पर लास्ट रुपी स्पेंड करा तब 12 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। तो बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना जब वो लास्ट रुपी अपना स्पेंड कर रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए कुल मिला के, और MU फॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं होगी तो कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा, वो कभी इक्विलिब्रियम तक ही नहीं पहुंचेगा। लास्ट एक छोटी सी बात, क्या हो अगर MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY? इसका मतलब क्या है? अगर MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से, इसका मतलब है आप मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये है मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी। इसका मतलब यही हो गया ना, 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी कि मतलब अगर आपने प्राइस से डिवाइड कर दिया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी। आपको इससे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो जिससे यूटिलिटी ज्यादा मिलती है ना, हम उस चीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, और जिस चीज से यूटिलिटी कम मिल रही है हम उस चीज का कंजम्पशन कम कर देते हैं। समझ में आई मेरी बात? जिस चीज से यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है उसका कंजम्पशन बढ़ा दो, जिससे यूटिलिटी कम मिल रही है हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे। अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। अगर आप किसी चीज का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे तो उस चीज से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। मतलब जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। MUY का आप कंजम्पशन कम कर रहे हो, जो चीज आपके पास में नहीं है, जिसका आप कंजम्पशन कम करते जा रहे हो, जो चीज आपके हाथ से जाती जा रही है, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आने लगती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y क्या होने लग जाएगा? उल्टा इंक्रीज होने लग जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगर वो X कमोडिटी को इंक्रीज करेगा, अगर वो X का कंजम्पशन बढ़ा देगा, तो X से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर वो Y का कंजम्पशन कम कर देगा तो कहीं ना कहीं उसको Y की वैल्यू फील होगी और Y की यूटिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो जो इंक्रीज था, जो पहले से ज्यादा था, वो तो डिक्रीज होने लग गया, और जो कम था अब वो इंक्रीज होने लग गया, और ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। MUX अपॉन PX डिक्रीज होता जाएगा, MUY अपॉन PY क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आया? एक और के थ्रू समझा देती हूँ। MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, मतलब यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी है वो ज्यादा है। Y की मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ज्यादा है एज कंपेयर टू X की मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी, तो वो क्या करेगा? Y का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा। Y का कंजम्पशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और X का कंजम्पशन क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। अगर वो Y का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा तो Y से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और क्योंकि वो X का कंजम्पशन कम कर रहा है तो उसको X की वैल्यू फील होगी, तो उसको X से ज्यादा यूटिलिटी मिलने लग जाएगी। तो जो कम था वो इंक्रीज होने लग गया, जो ज्यादा था वो डिक्रीज होने लग गया। अपने आप ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा।
सो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। विद दिस चैप्टर कंप्लीट हो गया। बस लिमिटेशंस देख लो। सीधा सा लिमिटेशन है कार्डिनल अप्रोच की कि भैया यूटिलिटी को आप यहाँ पर कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर रहे हो कि मम्मा पहला पराठा खाकर 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा पराठा खाकर 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा खाकर 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। जबकि रियल लाइफ में यूटिलिटी को हम कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं करते, हम हमेशा हमारे सेटिस्फैक्शन को रैंकिंग देते हैं कि मम्मी बोल रही है बेटा आज बता दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करेगा या फिर डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर करेगा, और बच्चा बोल रहा है मैं तो डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर करूंगा। मतलब आप पिज्ज़ा को रैंक 1 दे रहे हो, पिज्ज़ा को प्रेफर कर रहे हो ओवर दाल बाटी चूरमा। ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता है एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक बात हो गई। कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। द कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज ए एंड बी इज एट इक्विलिब्रियम। प्राइजेस दे रखी हैं ए और बी की, ठीक है भैया, प्राइजेस दे रखी हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बी की दे रखी है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी ए की निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए किसके इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी। इस फॉर्मूला से आप मुझे बताओगे व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। बता सकते हो, आसान सा है। अगला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो उसे मिल रही है वो कितनी है 50 यूटिल्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उसे कितनी मिल रही है 50 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हमें पता है कितनी है 10 है, ठीक है भैया। हमसे पूछा है प्राइस बता दो, तो हम बता सकते हैं, हमें पता है MUX अपॉन MUM किसके इक्वल आता है, प्राइस के इक्वल आता है। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, इफ MUX अपॉन PX, अगर MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में एक रैशनल, एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा। अभी मैंने बताया था। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट एंड आई रियली नीड दैट मोटिवेशन। सो बच्चों, कल की क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारा ऑर्डिनल अप्रोच से, और कल आपका ये चैप्टर कार्डिनल ऑर्डिनल पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देन वी विल डू डिमांड इन वन शॉट। So I will see you in next class. Lots of love. Bye bye.